नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि डरो मत का जो संदेश इस देश के लोगों को दिया, अब वो उसी संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे आगे बढ़ाते हुए बब्बर शेर की मिसाल दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पटना में राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया था और आज कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी देश के लोगों को निडर होकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये देश शेर और शेरनियों का देश है। राहुल गांधी कह रहे हैं जो किसी से डरते नहीं हैं। इस वीडियो में एक जो वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी की आवाज़ के साथ में, उस वीडियो में राहुल ने ये भी बता दिया है कि कैसे उन्होंने हिंसा और नफरत सही, लेकिन फिर अपने दिल में मोहब्बत को जगह दी। आइए ज़रा देख लेते हैं इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आवाज़ राहुल गांधी की पहले आप लोग सुन चुके हैं, उनके भाषण का अंश है इस वीडियो में, लेकिन यहाँ इस बात को शुरुआत में क्यों रख रहा हूँ आगे आपको और समझ में आएगा, लेकिन देखिए, सुनिए जरा। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी। मेरे पिता को बम से मारा गया। मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है। बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज 31 अक्टूबर भी नहीं है और ना ही 21 मई है, यानी इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का शहादत दिवस आज नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने आज ये वीडियो जारी करके फिर से ये बताया है कि अब राहुल गांधी के डरो मत के आह्वान को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी और पूरे देश में फैलाएगी। कांग्रेस का ये आह्वान साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ है। चुनाव के वक्त कांग्रेस की ये पहल बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे ही मणिपुर से लेकर के मध्य प्रदेश तक बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और बीजेपी मुश्किलों में फंसी हुई दिख रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों के बाद देश वापस लौटे हैं, तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद थे और बताया जा रहा है कि मोदी जी ने नड्डा जी से पूछा कि देश में क्या चल रहा है। इस पर जेपी नड्डा ने बताया है कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के 9 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं और देश खुश है। कितने आश्चर्य की बात है कि मोदी जी को अमेरिका और रूस सबकी खबर है, लेकिन जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं वहां के हाल के बारे में उन्हें अपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछना पड़ रहा है। मोदी जी को क्या पता नहीं था कि मणिपुर के क्या हालात हैं और उस पर हुई सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ। खैर, कांग्रेस ने आज इस बात पर मोदी जी को भी घेरा है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पुरानी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आज फिर से कांग्रेस ने जारी किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इबोबी सिंह बैठे हुए हैं जो सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मणिपुर के कांग्रेस पार्टी से, और वो बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इससे पहले मणिपुर के मसले पर जो सर्वदलीय बैठक अमित शाह ने बुलाई थी, उस बैठक में क्या कुछ हुआ उसको लेकर के मीडिया के सामने मुखातिब हुए इबोबी सिंह भी और जयराम रमेश भी। सुनिए जरा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं हमारे देश के, मणिपुर के, और जो प्रमुख पार्टी की ओर से, प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से बैठक में मौजूद हैं, 3 घंटे के समय में उनको मुश्किल से 7 मिनट दिया गया। बड़ी अफसोस की बात है। अगर कोई मणिपुर को जानता है वो इबोबी सिंह जी हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार चुनकर आए हैं, अभी भी वो एमएलए हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार चलाई है। मणिपुर 2001 में जल रहा था, जून के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब जल रहा था। उसके बाद
मणिपुर अमन, शांति, सद्भावना, विकास के रास्ते पर लौट आया, उसका एक कारण है, प्रमुख कारण यह है कि इबोबी सिंह जी ने 15 साल वहां स्थिर सरकार दी और उनको 3 घंटे के समय में, 3 घंटे के बैठक में सिर्फ मुश्किल से 7-8 मिनट देना, मैं समझता हूं बड़ी अफसोस की बात है और ये बहुत अपमानजनक भी है, न केवल हमारे पार्टी को बल्कि हमारे एक वरिष्ठ और अनुभवी साथी और नेता को भी। तो सुन लिया आपने जयराम रमेश को। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि इबोबी सिंह जी को 3 घंटे के समय में से सिर्फ 7-8 मिनट का समय दिया गया और इबोबी जी 15 साल तक मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से मीटिंग में मौजूद थे और ये बड़े अफसोस की बात है और अपमानजनक भी है। यानी कांग्रेस मणिपुर के हालात पर बीजेपी से लगातार जवाब मांग रही है। आपको याद दिला दूं कि जब मणिपुर में हालात बिगड़ रहे थे तब मोदी जी कर्नाटक चुनाव में बिजी थे और अब एक बार फिर मोदी जी का ध्यान चुनाव पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 2-3 जगह जाने वाले थे और सबसे बड़ी चीज़ थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रोड शो करने वाले थे, लेकिन उनका रोड शो कैंसिल हो गया है। भोपाल पहुंचेंगे और वहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो भी करना था, लेकिन रोड शो अब बारिश की वजह बताते हुए उसको कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले अप्रैल में भी मध्य प्रदेश में मोदी जी का रोड शो रद्द हो गया था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बार बार मोदी जी के रोड शो को रद्द करना यही दिखाता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता है और मोदी जी को किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाने के लिए बीजेपी रोड शो नहीं कर रही है। कर्नाटक में पेसीएम के पोस्टरों ने बीजेपी को मुश्किल में डाला था। 40% पेसीएम की सरकार, आपको याद होगा। तो इधर भोपाल में फोन पे के पोस्टर, न सिर्फ भोपाल में बल्कि अलग अलग शहरों में, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ, ये कह रहे हैं ये फोन पे। ये पोस्टर मुसीबत बने हुए हैं खासकर बीजेपी के लिए और साफ दिख रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के हमलों से बचने के लिए सारे पैंतरे आजमा रही है। वहीं राहुल गांधी देश की जनता को बब्बर शेर की तरह निडर होने का संदेश दे रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं, इजिप्ट की यात्रा पे जाते हैं। अमेरिका की यात्रा पे जब वो रहते हैं उसी समय उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होता है। विरोध इस कदर होता है कि पूरी दुनिया उस तस्वीर को देखती है। और इतना ही नहीं, उस बीच बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका इंटरव्यू भी चलता है CNN में और CNN के इंटरव्यू में उनसे जब सवाल भारत पर पूछा जाता है तो वो बड़ी साफगोई के साथ वो जवाब देते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता या उनसे बातें करता, देख लीजिए लिखा हुआ है, बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मैं उनसे कहता कि अगर वो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसी आशंका है कि किसी पॉइंट पर आकर भारत टूट सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी से मुलाकात में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। हमने देखा है कि जब आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा तो ये ना भारत के मुसलमानों के हित में होगा और ना भारत के हिंदुओं के हित में। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में पूरी ईमानदारी से बात की जानी चाहिए। ये नागवार गुजरा यहाँ बीजेपी के नुमाइंदों को और इतना ही नहीं बल्कि संसदीय पद पर बैठे हुए कुछ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को। सबसे पहले मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने ट्वीट करके लिखा, ये देख लीजिए, देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ। भारत में बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं और पहले भारत के हुसैन ओबामा से निपट लें, उसके बाद हम वाशिंगटन की तरफ जाएंगे। इसका हिंदी रूपांतरण सीधे आपके सामने रख रहा हूं। द असम पुलिस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रायोरिटीज, ये कह रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा और अपने असम पुलिस की बात यहां रख रहे हैं। यानी कि पहले यहां के हुसैन ओबामा से निपट लें, उसके बाद वहां के हुसैन ओबामा यानी कि बराक ओबामा से निपटेंगे, ये कहा। और इसके बाद एक इनसे भी आगे निकल करके एक बयान और आया, वो है निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है।
उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जब वो राष्ट्रपति थे तो एक नहीं बल्कि 6 देशों पर उन्होंने बमबार्डिंग करवाई है, और एक नहीं बल्कि 26,000 बम गिराए। वो कौन से देश थे और कितने बम गिराए गए, क्यों गिराए गए, और उसमें ओबामा का क्या हाथ है, वो सब हम यहाँ जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे तो क्या कुछ हुआ, लेकिन उससे बाहर जब निकल करके, यानी अमेरिका से बाहर निकलकर जब इजिप्ट पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मस्जिद में जाते हुए दिखाई दिए। वहां पर वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले मिलते हुए, गलबहियां करते हुए दिखाई दिए। और आप याद कीजिए कि 2018 में भी ऐसी तस्वीरें आई थीं, अब 2023 में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मिलते जुलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुनाव से पहले ही क्यों दिखाई देते हैं, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी तरफ चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तौर तरीके जनता देख रही है और वक्त आने पर अपने तरह से उन तरीकों पर जनता जवाब देगी वोट के साथ। लेकिन उससे पहले अलग अलग राज्यों में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बड़ी वजह बन रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हुए नेता अब वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। वहीं तेलंगाना में इस बार कांग्रेस बड़े फेरबदल का दावा कर रही है। आज भारत राष्ट्र समिति, जी हां, केसीआर की पार्टी अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, बीआरएस के लगभग 50 वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और इसके बाद पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, उनके साथ पीछे बैठे हुए दिखाई देंगे वो तमाम नेता जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए जरा, सुनिए। बदलाव की हवा पूरे देश में चलती हुई महसूस हो रही है। ये बदलाव की हवा कर्नाटक से शुरू हुई हो ऐसी बात नहीं है। बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक तूफान के रूप में दिखाई दे रही। और जब तूफान आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में आपने देखा क्या बदला। अब आने वाले 6 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उस वक्त जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। आज काफी महत्वपूर्ण नेता, तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, हमारे जो इंचार्ज हैं वहां माणिकराव ठाकरे जी से। अपने ये कारण बताएं कि ये क्यों इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो इसके बाद तमाम नेता जो हैं अपने अपने कारण बताते हुए मीडिया से भी मुखातिब हुए। ये तमाम नेता पवन खेड़ा के बाद, और उन लोगों ने बताया कि हम कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं। ये है तेलंगाना का हाल। मध्य प्रदेश का हाल आपने जान ही लिया। उधर राजस्थान, अशोक गहलोत की योजनाओं का तोड़ बीजेपी जो है वहां पर राजस्थान में, वो बीजेपी निकाल नहीं पा रही है। और दूसरी बात वहां राजस्थान में महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रही हैं, या कहें तो बीजेपी के पाले में खुद को, या ये भी कह सकते हैं कि जैसा आज की बीजेपी चाहती है उन्हें, जिस ढंग से मोल्ड होना, जिस ढंग से लचीलापन चाहती है उनके साथ बीजेपी, वैसा वो नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी की हालत वहां भी, राजस्थान में भी खराब दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार के आगे बीजेपी पस्त दिखाई दे रही है। पूरी तस्वीर आने वाले चुनावों के अलग अलग राज्यों की आपके सामने यहां है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है। मणिपुर के हालात आपने देख लिया। आइए दोस्तों, तो आज न्यूज पॉइंट में चर्चा यही करेंगे कि क्या राहुल गांधी की दहाड़ से डर गई है बीजेपी? क्या बीजेपी के चुनावी पैंतरे अब कमजोर हो रहे हैं और इसीलिए चुनाव की मुद्रा में, चुनाव नहीं बचाव की मुद्रा में आ गई है बीजेपी? चलिए, चुनाव सामने है और चुनाव की बातें हम बहुत करेंगे। चुनाव में बचाव की मुद्रा में क्या आ गई है बीजेपी?
चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी, 2 प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी हैं। विजय शंकर सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं। और 3 पत्रकार महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप सबका स्वागत है तहे दिल से। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत कुछ बीता सप्ताह और अब नया सप्ताह शुरू हो रहा है, क्या कुछ है वो तस्वीर आपके सामने रख रहा था। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में देखा जाए, कमजोर पड़ रहे हैं क्या बीजेपी के चुनावी पैंतरे? और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत कुछ लेके आने वाले थे, क्या कुछ लेके आए हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पहले चुनावी राज्यों में जो कुछ हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अच्छे से बताएंगे हमारे साथ जब हम डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आएंगे, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने के लिए ही बार बार क्यों इधर उधर जाते हैं, कुछ और तो करें, ये चर्चा भी करेंगे। जी स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में आपने जो शब्द यूज किया है बीजेपी के चुनावी पैंतरे को अगर रिप्लेस कर दें, इसको कहते हैं फूहड़पन। देखिए फूहड़पन इस प्रकार से, क्या आपने देखा है वो राष्ट्राध्यक्ष मिले और हीरे के 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया जाए? विवाह में नहीं गए हैं। जो बाइडेन साहब ने उन्होंने पुनरा भेंट किया, ये मान। देखिए जो बड़े लोग मिलते हैं, जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, अरे भारतवर्ष की इतनी ऐतिहासिक हमारी परंपराएं हैं, आप महात्मा गांधी की स्टैचू भेंट करते, आप सनातन धर्म पे कुछ भेंट करते, आप हमारे जो अंबेडकर साहब के जो कहे हुए शब्द हैं उनको भेंट करते, आप महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते, आप गुरु नानक के बारे में बात करते, आप हीरा भेंट कर रहे हैं। जैसे आप जो है वहां जाके समधी से मिलने गए और 7.5 कैरेट का आपने वहां हीरा भेंट कर दिया, और वो भेंट कर दिया राजीव जी, जबकि आपके देश में, राजीव जी सोचिए, गंभीरता से सोचिएगा, मणिपुर के अंदर जो कुकी आदिवासी हैं, क्योंकि उनकी जो खाद्य सामग्री है उसको रोक दिया गया है, इसलिए खाद्य सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। 50,000 लोग वहां पे भूखे मर रहे हैं। इस समय तो मैं ये चाहता था कि मोदी जी ये कहते कि मेरे जितने कुर्ते पजामे हैं जो दिन में 5 में बदलता हूं, इनको नीलाम करो और इस पैसे जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है, इससे वहां पे जो बेचारे लोग जिनके घर जलाए गए हैं, जिनको मारा गया है, जिनके घर की जो संतानें हैं वो मृत हुई हैं, जो भूखे हैं, उनको बांट दो, एयर हवाई जहाज से उसको ड्रॉप कर दो, उन्हें भूखा मत मरने दो। अगर वास्तविकता में देखिए, ये इसे कहते हैं फूहड़पंथी। आप जब प्लेन से उतर रहे हैं और आप जानते हैं कि कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसके बाद पूरी टीम होती है, हम जैसे लोग, हम जैसे साधारण लोग एक एक घटना जो विश्व में घट रही है उसके बारे में सूचना रखते हैं, और प्रधानमंत्री को पूछना पड़ रहा है अपने बीजेपी के अध्यक्ष से कि साहब देश में क्या चल रहा है, देश की क्या स्थिति है। इसका मतलब यह है कि आप एक इनडायरेक्ट मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं कि जो भी सरकारी तंत्र है, वो सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारी जो हैं बीजेपी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करें और बीजेपी प्रेसिडेंट को बताएं। बीजेपी प्रेसिडेंट से मैं पूछूंगा, अरे ये तो संवैधानिक जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन है। बीजेपी प्रेसिडेंट एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो सरकारी तंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उत्तरदायित्व उसका है। तो वास्तविकता में मुझे लगा, देखिए ये सारी फोड़पंथी की चीजें हैं, ये पैंतरे नहीं है। और वास्तविकता में जो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अब लोगों को, जनता को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जनता के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव राजीव जी में देख रहा हूं, और उस जनता में देख रहा हूं जो पूरी तरह से भक्तमय हो गई थी, भक्ति में बिल्कुल एक प्रकार से लिप्त थी, वो आज की तारीख में उसको सोचने पे मजबूर हो रहा है कि भैया देश की ये आर्थिक स्थिति है, 80 करोड़ लोगों को तुम्हें मुफ्त अनाज बांटना पड़ता है और 7.5 कैरेट का तुम हीरा भेंट कर रहे हो। तो वास्तविकता में पूरा विश्व एक असमंजस की स्थिति में, विस्मय की स्थिति से देख रहा है कि भारत जैसे गौरवशाली देश, जिसकी एक अपना विशाल स्थान है, विश्व की पूरी राजनीति में एक स्थान है, वहां पे जाके हम किस प्रकार की फोड़पंथी दिखा रहे हैं। तो वास्तविकता में राजीव जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। जो ये घटना छोटी घटना नहीं है,
जब देश के अंदर इस प्रकार सांप्रदायिक युद्ध, चाहे वो पुरौला हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कहीं भी हो, हर जगह आप हिंदू क्रिश्चियन को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, हिंदू सिख को लड़ा रहे हैं, और जाके वहां 7.5 कैरेट का हीरा भेंट कर रहे हैं। तो वास्तविकता में इसे छोटी घटना मत समझें, लोग इसको छोटी घटना न समझें, लेकिन ये फोड़पंथी की पराकाष्ठा है। राजीव जी, उधर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहां पर जो गिफ्ट लेके गए थे उसी का जिक्र कर रहे थे अभी हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन कलर का हीरा उन्होंने गिफ्ट किया है जिल बाइडन को, जो पत्नी हैं जो बाइडन की, अमेरिका की फर्स्ट लेडी, और उसी का जिक्र कर रहे हैं कि वो करने से बेहतर होता कि मणिपुर के हालात की चिंता करते, और बिल्कुल, और मणिपुर के हालात की चिंता यहाँ दूसरे दलों के नेता कर रहे हैं और वो बहुत परेशान हैं। इस बीच सर्वदलीय बैठक जो हुई वो भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यहाँ इस देश में नहीं थे तब की गई बैठक, लेकिन उसके अलावा बराक ओबामा पर भी हमलावर हैं यहाँ की वित्त मंत्री, यहाँ के मतलब अपने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और साथ साथ हिमंता विश्व शर्मा को तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कुछ थोड़ा राउंड अप कर लेते हैं और फिर सीधे ये जो 4-5 राज्यों में चुनाव हैं वहां पर चुनावी पैतरे में कैसे बीजेपी कमजोर पड़ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा राउंड अप, और उसमें भी बराक ओबामा का जिक्र करना यहां जरूरी है, इसलिए भी कि बार बार अब हमलावर हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे माय फ्रेंड बराक, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो ये कहें कि नहीं हमारी दोस्ती उनसे खत्म हो गई है, बराक ओबामा जो हैं उनको अब वो लाल आंखें दिखा दें, या ये कहें कि हमारे लोग गलत कह रहे हैं, हम अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा के आए हैं और उस दोस्ती में विघ्न डालने के, बाधा डालने की कोशिश हमारे ही साथी, हमारे कैबिनेट के साथी कर रहे हैं। किस रूप में देखा जाए, और जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक नहीं 6 देशों पे बराक ओबामा ने बम्बार्डिंग करवाई, 26,000 बम गिराई, ये भी गिनती करके रखे हुए हैं, और ये बात और कोई नहीं कह रहा है। 3rd पोजीशन पे आता है वित्त मंत्रालय गृह के बाद, वो कह रहा है, तो बहुत छोटी मोटी बात नहीं है निर्मला सीतारमण। आखिर किस रूप में इसको देखा जाएगा, और खासकर अगर वैश्विक पटल पर इसको ले जाया जाए तो भारत की छवि कैसी बनती दिखाई दे रही है? प्रशांत जी। राजीव जी, देखिए आप ही के प्रोग्राम में मैंने जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुसैन ओबामा करके ट्वीट किया था, जिसको अभी आपने दिखाया भी, तभी मैंने ये कहा था कि देखिए ये हड़बड़ी में किया गया ट्वीट नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है, और इसमें टॉप लेवल से ये आया है कि बराक ओबामा को जवाब देना है। निर्मला सीतारमण ने इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पहले ही ये साबित कर दिया कि ये सरकार जो है ओबामा से या अमेरिका से इस मुद्दे पर आगे बढ़ने जा रही है। अब निर्मला सीतारमण कोई किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, अकेले सिर्फ, या बीजेपी कोई नेता नहीं है मामूली। निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार की आधिकारिक राय है। अब ये जो हमले गिरा रही, थोड़ा सा उनकी फैक्ट में भी कमी है कि सऊदी अरब पे कभी अमेरिका ने हमला नहीं किया, ओबामा या ओबामा के पहले या बाद में भी सऊदी अरब अमेरिका का मिलिट्री अलाई है। और जगह हमले हुए हैं, इराक में हुए हैं। इराक में क्यों हुआ हमला? आईसिस ने घुसपैठ की थी इराक में, उसके जवाब में हुआ। सीरिया में क्यों हुआ? सीरिया में पहले ओबामा हमले के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उनके देश में ही बहुत विरोध हुआ तो वो नहीं हुआ। लेकिन वो हमला तब हुआ जब वहां पे अल कायदा और आईसिस के या आतंकवादी गुटों का चैलेंज आया। इस तरीके से सारे यमन में भी यही कहानी है। मैं सिलसिलेवार भी बता सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अफगानिस्तान में तो हम सब जानते हैं कि तालिबान था और ओसामा बिन लादेन था, जिसकी वजह से अमेरिका ऑफेंसिव था। पाकिस्तान पे उसने ड्रोन से हमला किया है, आतंकवादियों के खिलाफ किया है। लिबिया में किया,
यमन में किया है। यमन में ओबामा के समय में हमला हुआ है और यमन में हमला जो है वो भी आतंकवादी गुटों के ऊपर हुआ है। जाहिर सी बात है कि इन हमलों में राजीव जी बहुत से बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं और ये उस वक़्त भी बहुत पूरे दुनिया में निंदा की गई थी। लेकिन मैं सवाल सोमालिया में जैसे हमला हुआ, तो सोमालिया में जो हमला हुआ है वो एक ड्रोन से आतंकवादी लीडर मारा गया था। ऐसे ही सीरिया में हुआ है कि सीरिया में भी जो स्टॉक पाइल्स थे आईसिस के, उनके ऊपर हमला हुआ है। तो निर्मला सीतारमण का बयान थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालता है कि वो ओबामा रिजीम में इन देशों पर और इन आतंकवादी ग्रुपों के ऊपर हमले को निंदनीय अगर बता रही हैं और उसकी निंदा कर रही हैं और उसको वो इस्लामिक मुसलमानों पे हमले से जोड़ रही हैं, मुस्लिम देशों के हमले पे जोड़ रही हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात निकल के आएगी कि वो किसके साथ खड़ा होना चाह रही हैं। क्योंकि इन सभी हमलों में भारत सरकार की जो नीति थी वो न्यूट्रल नीति थी। हमने अमेरिका का साथ भी नहीं दिया, हमने निंदा भी नहीं की। जी। तो निर्मला सीतारमण का ये बयान वाकई ये बहुत इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। मुझे ताज्जुब है कि तमाम सारे कमेंटेटर्स ने इस तरफ अभी तक निगाह क्यों नहीं डाली कि इस बयान के मतलब क्या निकाले जाएंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि आप सिर्फ ओबामा पे हमला नहीं कर रहे हैं। ओबामा ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर ये हमले किए हैं। एक उसमें कंसेंसस जो है तमाम देशों का रहा है, भारत उसमें शामिल नहीं था, बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन ये हमले आतंकवादी गुटों के ऊपर हुए थे, तो इनको एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इस पर को स्पेसिफाई करना चाहिए कि उनका वास्तविक मतलब क्या है। एक बात। दूसरी की देखिए, जब ओबामा साहब ने आलोचना की, चुभ गई। जब मोदी जी गए अमेरिका, उसके पहले भी और हम लोगों ने यहां भी चर्चा की थी, ये तय बात थी कि इस बार मोदी साहब का वहां विरोध होगा। इतना व्यापक होगा इसका अंदाज नहीं था, लेकिन विरोध होगा ये हम लोगों को अंदाज था। 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके देशों को उन्होंने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने बायकॉट किया, तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके पहले रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की और दूसरे इंडेक्स की रिपोर्ट तो वहां आती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया जिसकी चर्चा आपने की, जो मोदी जी के ऊपर बहुत नागवार गुजरा, और उसी दौरान CNN ने जो है इंटरव्यू चला दिया ओबामा का। तो कुल मिला के मोदी जी का जो पूरा अचीवमेंट था, यानी जब जो विदेश से लौटे हैं तो उनके सूटकेस में दो चीजें हैं। एक तो आर्म्स डील्स है जो वहां से करके लौटे हैं, और सूटकेस के दूसरे खाने में ये सब बातें हैं। ओबामा का इंटरव्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक तीखा सवाल है माइनॉरिटीज को लेकर, डेमोक्रेसी की सेहत को लेकर भारत की तमाम प्रोटेस्ट हैं, 75 सांसदों के चिट्ठियां हैं और ये सब चीजें हैं। तो मोदी जी जो कमा कर लौटे हैं वहां से, वो दोनों बातें हैं। अमेरिका ने डील्स में पैसा तो अमेरिका को मिलेगा, हमको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ये सब बातें हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने ये जाहिर कर दिया, राजीव जी इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भारत सरकार की राय है और ओबामा के बारे में है। ओबामा निजी व्यक्ति नहीं है, उस वक्त ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो यानी अमेरिकी सरकार के फैसलों पर भारत सरकार ने सवाल उठाया है एक मंत्री के जरिए, और उस वक्त सवाल उठाया कि जब वो आतंकवादी संगठनों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। जी, इसकी बारीकी से विवेचना होनी चाहिए राजीव जी। बिल्कुल, ये बात पूछी जाएगी कि आखिर आप किसके साथ हैं, अमेरिका के साथ
या उन देशों और जहां आतंकी ठिकानों पर अमेरिका ने और जिस समय बराक ओबामा राष्ट्रपति थे उस समय जो हमले किए उनके साथ, किसके साथ है, ये सवाल तो जो वैश्विक दूसरी बिरादरी है वो तो आपसे पूछेगी, और जिसके सामने आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप पहले अपने यहाँ के गुरु बन जाइए, और जब आप आते हैं तो आप पूछते हैं अपने पार्टी के अध्यक्ष से कि देश में कैसा चल रहा है, क्या हाल है देश का। क्या पार्टी का अध्यक्ष बताएगा या कैबिनेट के और मंत्री बताएंगे, ये तो आप सबको अच्छे से पता है। खैर, क्या पार्टी के हवाले आपने देश को कर दिया जब आप नहीं रहते हैं? तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और विपक्षी दलों को पूछना चाहिए। हम तो पत्रकार हैं और हम ऐसे सवालों को रेज करते हैं, उठाते हैं आप सबके सामने। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो मध्य प्रदेश में बार बार कैंसिल क्यों हो जाता है? पिछली बार भी कैंसिल, और सुना जा रहा है कि जिस साइड से उनको जाना था वहां पर 50% फोन पे के पोस्टर्स लग गए हैं, और बारिश बहुत तेज होने वाली है और इसलिए रोड शो कैंसिल कर दिया। लेकिन वंदे भारत, एक नहीं 5-5 सुना वंदे भारत का उद्घाटन करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो क्या कुछ चल रहा है जरा वहां से, क्योंकि तस्वीर भारत की और चुनावी पैंतरे में क्यों कमजोर पड़ रही है बीजेपी, ये यहीं से निकल के आने वाली। जब आप अभी अपना बयान देंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी बात, अपने विचार रखेंगे, तो शायद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा के ले जाएं। लेकिन आराम से आए हैं प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया में वाहवाही, बॉस आज मिल रहे हैं अमेरिका से, बॉस ऐसा कर रहे हैं, बॉस वैसा कर रहे हैं, रॉक स्टार ये कर रहा है, वो तमाम बातें आप देखे होंगे अलग अलग चैनलों पे, ऐसी ही हेडिंग्स के साथ में खबरें चल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारिश से क्यों डरने लगे? आखिर क्या कारण है? दरअसल नरेंद्र मोदी और बीजेपी डर रही है जनता से। जनता का जो रुख है बीजेपी के प्रति, उससे डर रहे हैं। माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे पे आने वाले हैं कल। भोपाल में एक कार्यक्रम है, फिर वे जबलपुर जाने वाले थे और जबलपुर से शहडोल जाने वाले थे आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए। लेकिन पता चला कि दाल गलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले ही काफी विरोध हो रहा है। पहले ये बहाना बनेगा कि जो 1.5 किलोमीटर का रोड शो था, उस रोड शो को प्रतीकात्मक रूप से 350 मीटर का करने की बात थी। तो ये 350 मीटर का रोड शो, जिस पर कम से कम 35 करोड़ रुपए खर्च हो गए जनता के, तो मध्य प्रदेश की जनता कह रही माननीय मोदी जी कृपा करके मत पधारी, क्योंकि जब भी मोदी जी आते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। लोगों को परेशानी ऐसे होती है कि शहर में कर्फ्यू सा माहौल हो जाता है, आवाजाही रुक जाती है, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, बसें रुकवा दी जाती है, ऑटो कार वगैरह जाना मुश्किल हो जाता है, स्कूटर जाना मुश्किल हो जाता है। और लोग बीजेपी को और मोदी जी को लगातार गालियां देते हैं, कोसते हैं कि अरे ये क्यों आ गए बिना बात के, क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जी के आने की कोई जरूरत मध्य प्रदेश में नहीं है। और अकारण आने की, वो भी तब आने के जब 73 साल के मोदी जी अमेरिका और मिस्र के 5 दिन के दौरे से लौटे हैं, उनका जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ होगा और वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश। तो बीजेपी के नेता जिस तरह माहौल बना रहे हैं, अभी आपने नड्डा जी की बात की कि नड्डा जी से उन्होंने पूछा कि देश में क्या चल रहा है। दरअसल उन्होंने ये पूछा होगा राजीव जी कि बीजेपी की हालत कैसी है इन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं। और नड्डा जी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट की होगी कि मैं जा रहा हूं आपके जाने के एक दिन पहले, अभी पिछले हफ्ते ही मैं वहां जाके आया था और मैं पूरी सेटिंग कर रहा हूं कि आपकी झांकी, आपकी दुकान अच्छी जम जाए, ये नड्डा जी ने कहा होगा। लेकिन अब पत्रकारों ने पूछा तो क्या कहेंगे नड्डा जी? ही पूछे कहेंगे बेचारे कि मुझसे देश का हालचाल पूछा। फिर मोदी जी ने कार्यक्रम बनाया, क्योंकि वो हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, और वो अमेरिका रहें या मिस्र रहें, चाहे विमान में रहें, चाहे धरती पे रहें, चाहे समंदर में रहें, उन्हें केवल और केवल चुनाव की चिंता होती है। तो उन्हें चिंता होगी कि चुनाव में क्या होगा, कर्नाटक के नतीजे, कर्नाटक में छाछ के जले हैं, वो दूध के जले हैं, तो अब छाछ फूक फूक के पिएंगे ही। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो रिपोर्ट की होगी नड्डा जी ने कि देखिए साहब मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। और शिवराज सिंह लगातार पिछले 2 हफ्ते से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों को बुला बुला के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे तो
मध्य प्रदेश में कितना भला होगा। और लोग इतने नाराज हैं इस तरह के ढकोसलों से, क्यों है? क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होता है। जब भी मोदी जी आते हैं या अमित शाह आते हैं मध्य प्रदेश में, तब सारे अधिकारियों को कहा जाता है कि आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे करने। और वे अधिकारी भीड़ इकट्ठी करने में अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपनी निजी कमाई भी छोड़ के मोदी जी के लिए लग जाते हैं या अमित शाह के लिए लग जाते हैं जब भी वे आते हैं। और होता यह यहाँ पर कि कोई आना नहीं चाहता, छोटे छोटे ठेकेदारों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको इतने पैसे देने हैं, आपको बसें भर भर के भोपाल ले जानी है। कर्मचारियों को कहा जाता है कि आपको सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को इकट्ठा करके शोर करना है आपको कि ये लोग आएंगे ही, क्योंकि जनता तो आती नहीं है मोदी जी की कार्यक्रमों में। तो इस तरह जबरदस्ती लोगों को भीड़ को इकट्ठा करने के लिए परेशान किया जाता है। दूसरी तरफ जिस शहर में मोदी जी या शाह जाते हैं उस शहर में लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। अभी भोपाल की स्थिति बहुत खराब है, बारिश हो रही है, रोज कुछ इलाकों में 6-6 घंटे तक बिजली गुल रहती है, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं और लोग गालियां देते हैं। लेकिन मोदी जी को बुलाएं तो किस बहाने बुलाएं? तो कहा है कि साहब आप आइए। और बीजेपी, एक कार्यक्रम तो बीजेपी का है, हर बूथ पे बूथ वाला कार्यक्रम उनका, कि हर बूथ पे जो कार्यकर्ता उनको चौकस करना है। तो ये कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में 1 घंटे मोदी जी रहने वाले हैं। ये भोपाल में है। और इधर मौसम विभाग कह रहा है कि भारी वर्षा की चेतावनी दे रहा है कि भारी बरसात होने वाली 3-4 दिनों में, और मोदी जी आएंगे तो कैसे रोड शो होगा। तो ये जो 350 मीटर का रोड शो, जो रोड शो के नाम पे धब्बा है, क्योंकि रोड शो क्या होता है और प्रधानमंत्री को रोड शो करने की जरूरत क्या है? आप तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी तक, आज शाम तक मुख्यमंत्री ये बात बताने में वो नहीं थे, सक्षम नहीं थे कि ये 350 मीटर का प्रतीकात्मक रोड शो भी होगा या नहीं होगा। और इस देश की जनता हाथ जोड़ के मोदी जी प्लीज मत आइए, आप आएंगे तो त्राहिमाम हो जाएगा, मत आइए। दूसरी बात, जो वंदे भारत का उद्घाटन करने वाले हैं, 2 वंदे भारत चलाएंगे जबलपुर से, एक चलेगी जबलपुर के लिए और एक चलेगी भोपाल के लिए। भोपाल से जबलपुर की दूरी सड़क मार्ग से 195 किलोमीटर है, यानी 2.5-3 घंटे में आदमी बाय रोड पहुंच जाता है। और ये ट्रेन 3 घंटे 5 मिनट लगाएगी और टिकट इसका है 1700 रुपए। शेयर टैक्सी में आदमी पहुंच जाता है 500 रुपए में, और इससे कम समय में पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाता है। लेकिन ट्रेन के लिए आदमी को स्टेशन जाना पड़ेगा, टैक्सी घर पे आ जाती है, फिर स्टेशन से आदमी को टैक्सी करनी पड़ेगी। तो ये ट्रेन जो है ये बंद होने वाली है। दोनों ट्रेनें, ये 100% तय है कि इन ट्रेनों में मुसाफिर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन चूंकि कुछ न कुछ तो शो करना है मोदी जी को, ये बताना है कि हमारी सरकार काम कर रही है। और जैसा कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बीच एक डबल डेकर ट्रेन चली थी, पिछले चुनाव के पहले ट्रेन चली, चुनाव हुए, ट्रेन बंद कर दी गई। अब जबलपुर के लिए, जबलपुर वालों को और इंदौर वालों को कहना कि मोदी जी को कितनी चिंता है, देखिए वंदे भारत ट्रेन चला दी आपके लिए, और मोदी जी को दिखाने के लिए कि देखिए आपके लिए एक इवेंट हमने कर दिया। तो सब तरफ से अब बीजेपी की फर्जियत हो रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार पर जो 2.5 लाख करोड़, करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी, दिग्विजय सिंह ने सत्ता छोड़ी थी, तब मध्य प्रदेश में कुल कर्जा 20,000 करोड़ था, यानी 20 गुना से भी ज्यादा मध्य प्रदेश कर्जे में हो गया है। क्योंकि यह सरकार इवेंट करने में अरबों रुपए खर्च कर रही, अरबों रुपए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मध्य प्रदेश के अखबारों में पहले पेज पर नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर नहीं छपती। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है राजू जी, आपको शायद हंसी आएगी सुन के। किस्सा है, एक अफसर थे इंदौर में, वो काफी अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात थे, और कई नेता, बीजेपी के कई नेता उन्हें तंग किया करते थे, उनसे अपना हिस्सा मांगा करते थे। अफसर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत मशहूर थे। वो अफसर को जब नेता तंग करते थे तो वो एक कार्यक्रम बना लेते थे जिसमें शिवराज सिंह चौहान को बुला लेते थे इंदौर, और शिवराज सिंह चौहान आते थे तो वो अफसर हमेशा मंच पे शिवराज सिंह चौहान के कान में जाके पूछते थे कि साहब आपके लिए चाय मंगवाऊं या काफी, साहब मिठाई खाएंगे कि नमकीन, साहब यहीं आराम करेंगे या कहीं और जाके करेंगे।
और जनता को ये जो भ्रष्ट अधिकारी थे जिनसे वो दूसरे लोग चंदा मांगते थे उनसे नेता से, वो समझते थे कि इस अफसर की तो प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान से बड़ी निकटता है भाई, तो वे अफसर उस अफसर को नेता लोग कम तंग करते थे। अब इसी बात को अलग रूप में लें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के नेता वी.डी. शर्मा और तमाम नेता, वे हर बार प्रधानमंत्री को बुलाने का बहाना खोजते कि कुछ भी हो प्रधानमंत्री आ जाएं। पिछली बार आए थे, रोड शो करना था, वो निरस्त हुआ। इस बार भी शहडोल की यात्रा उन्हें निरस्त करनी पड़ी, क्योंकि शहडोल में वे चाहते हैं, वे भोपाल से जबलपुर जाने का कार्यक्रम था उनका कल 27 तारीख को, और वहां से जबलपुर। लेकिन शहडोल वो इलाका है जो आदिवासी बहुल इलाका है, और जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए जो कार्यक्रम करना चाहती थी कर चुकी थी, और राहुल गांधी पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में निमाड़ और मालवा में लंबा अभियान चला चुके हैं आदिवासी मतदाताओं के लिए। फिर बीजेपी की इस सरकार के पास आदिवासियों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, बस यही है कि टंटिया मामा की जन्मस्थली पर फूल चढ़ा दें, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर कुछ और कर दें। लेकिन इतनी डरती सरकार की परशुराम की प्रतिमा पर भी फूल हाथ चढ़ाने से नहीं चूकती। तो सारे काम इवेंट में चल रहा है, और मोदी जी भी इवेंट के लिए आ रहे थे, लेकिन मौसम के बहाने और लोगों की नाराजगी को देखते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने शहडोल की यात्रा स्थगित कर दी, केवल भोपाल में ही रहेंगे, और कुछ घंटे बाद 2 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। हर बूथ पर कार्यकर्ता वाले बीजेपी के कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन वो चूंकि सरकारी कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और करेंगे बीजेपी का प्रचार। राजीव जी, यानी चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू कर चुके हैं, और उसमें अब मध्य प्रदेश में पोस्टर्स जगह जगह लग गए हैं। 50% फोन पे। आप पे सीएम, आपको याद होगा कर्नाटक में 40% पे सीएम की सरकार, यानी कि 40% की सरकार। अब यहाँ कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में 50% की सरकार है, और वहाँ पे सीएम था, यहाँ फोन पे है। आपको पता ही है कि पेटीएम से पे सीएम और फोन पे, तो फोन पे है जिसके जरिए आप लोग कुछ पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, खर्च करते हैं। वो डिजिटली ट्रांसफर जो होता है उसका एक जरिया है। तो वो उसका पोस्टर से तमाम जगहों पे उसके पोस्टर्स अभी आपको दिखाया भी था, थोड़ी देर बाद और दिखा देंगे। देखिए बीच में, हम दोनों के बीच में ये 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। और जो तस्वीर है जो बीच में ये है, जिसको स्कैन करते हैं आप, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनकी। तो ये साफ है, और इसको कांग्रेस के अलग अलग हैंडल से अलग अलग नेताओं ने जारी किया है। बिल्कुल सही कह रहा हूं प्रकाश जी? कहना है, एक बात और कहनी है राजीव जी, कि यहाँ मध्य प्रदेश में 2 तरह के अफसर हैं। जैसे फोन पे की बात आपने की, तो प्रीपेड है और कुछ पोस्ट पेड है, और उन अफसरों की नियुक्तियां सरकार द्वारा होती है। जो पोस्ट पेड वाले हैं उन्हें बार बार अपना रिचार्ज करना पड़ता है, और प्रीपेड वाले हैं वो तो एक बार पेमेंट करके ही अपनी नियुक्तियां पा जाते हैं। ऐसा कहा जाता है मध्य प्रदेश में, बहुत पॉपुलर है ये फ्रेज कि ये अफसर तो पोस्ट पेड है, ये अफसर प्रीपेड है, इस अफसर का वो खत्म हो गया है चार्ज का, फिर से रिचार्ज की जरूरत है। राजू जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश, एमपी अजब है, एमपी गजब है, आपने सुना होगा। तो ये एमपी अजब और गजब की कहानी बता रहे थे हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। और ये अजब गजब में रिचार्ज और पोस्ट पे और प्रीपेड की बात भी है। पोस्ट पेड आपके पास है अगर, तो फिर जो ऑफिसर्स, तो फिर आपका काम किस तरीके से किस दिशा में जाएगा, और अगर प्रीपेड है तो किस दिशा में जाएगा। ये तमाम बातें आने वाले समय में और भी वोकल होकर के लाउडली आप लोग सुनेंगे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, इसलिए क्योंकि अब चुनाव सिर पे है बिल्कुल, और इस बार बाजी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए बहुत मेहनत करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां बचाने की कोशिश हो रही है। जो हश्र कर्नाटक में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लगे रहे वहां पे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। और बाद में जो एक बजरंग दल का नाम आया था, वो भी साथ नहीं आया, क्योंकि अब तो विपक्षी दल के नेता भी कह रहे हैं, जो पटना में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब तो बजरंग बली का साथ भी हमारे साथ है, और वहां पर बजरंग दल के तमाम नेता, कई नेता कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। भूले भटके लोग अगर घर आ जाएं तो बुराई नहीं है। कई
पहले की कहानियां हैं, आप लोग जानते हैं कि कई ऐसे लोग थे जो बाद में अच्छे हो गए। बुरे से अच्छा बनना भी अच्छी बात है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। बहुत लंबी बात हम लोग कर रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात, और उसमें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पैंतरे और साथ साथ ये कि आने वाले चुनावों में और अभी जो बैगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये सब समझने की कोशिश। और उसमें मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, तेलंगाना से भी आज जो खबर आई है कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लगातार आ रही है। वहाँ किस कदर कैसे फाइट करेगी कांग्रेस वो तो बाद की बात है, लेकिन आज की तारीख में सब कुछ ठीक दिशा में कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहा है। जरा आपसे भी समझना चाहूंगा इन राज्यों और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत को क्या कुछ मिला, या सिर्फ वही बात जो सवाल वहां पूछे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पूछा था, उसका प्रमाण देते हुए यहां उनके ही कैबिनेट के मंत्री और उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, ये मान लिया जाए। और यहीं से शुरुआत आपसे चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और जब हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। उसके बाद पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, देश का हाल कैसा है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव जी मध्य प्रदेश में भोपाल के अलावा कहीं नहीं जा रहे हैं, रोड शो कैंसिल। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने बात की कि मोदी जी वहां पहुंचे मिस्र में और मस्जिद में गए। मुझे एक शेर याद आ गया खुमार का कि हैरत है तुझको देख के मस्जिद में खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। ये नरेंद्र मोदी भारत में उनको न कहीं मस्जिद दिखाई पड़ती है न कहीं मुस्लिम दिखाई पड़ता है, जबकि दुनिया के दूसरे नंबर का आबादी में है वो मुस्लिम भारत में है। और वो मुस्लिम है जो इस देश की संस्कृति से रूबरू है, उससे घुला मिला है, जिसकी अपनी खूबियां वो अरब की तरह का भी नहीं, वो इजिप्ट की तरह का भी नहीं, वो विशुद्ध भारतीय है। लेकिन उसके प्रति कभी कोई हमदर्दी नहीं, कभी उसके आसपास भी नहीं भटकते। वो मोदी जी अगर इजिप्ट की मस्जिद में जा रहे हैं तो क्या ऐसा हो गया है। दूसरी बात जो अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश में, और आपने भी कहा कि उनकी रद्द हो गई वो पूरी जो सड़क यात्रा होनी थी। आप इसको थोड़ा सा गोदी मीडिया के एंगल से कभी सोचा करिए। अगर ये गोदी मीडिया को मिल जाए टॉपिक, वो क्या करे। देखिए, मानसून मोदी जी के साथ पहुंच रहा है मध्य प्रदेश में, रोड शो हो या ना हो, इस गर्मी से राहत मोदी जी दिलाने वाले हैं। आप ये भी तो सोचिए, वो वैसे भी बहुत सारे उनके भक्त उनको अवतार कहते हैं, और ये वो मध्य प्रदेश है जहां उज्जैन में कालिदास हुआ करते थे। और मुझे तो कालिदास का वो मेघदूत याद आ गया। मेघदूत में जो यक्ष कहता है ना कि यहां से आप गुजरेंगे, यहां पे बरस जाना, वहां पे बरस जाना। तो मोदी जी भी उसी तरह से वो बादलों को लेकर के जा रहे हैं अपने साथ। वो पहले वो बादलों के बीच से उन्होंने वो हवाई जहाज गुजारने की बात की थी, लेकिन अब वो लेकर के जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक और बात आई थी कि साहब वो क्या इरादा है उनका, वो अपनी प्याज वाली जो ताई जी हैं वो क्यों 26,000 वो उसकी बात कर रही हैं, क्यों गिन रही हैं। अरे साहब, ये तो वो पार्टी है जो जेएनयू में 3,000 कंडोम गिन लेती है। ज्ञानदेव आहूजा को भूल गए हैं क्या? 2,000 शराब की बोतलें और 3,000 कंडोम रोज मिलते हैं। ये ज्ञानदेव ज्ञान दे रहे थे पूरे हिंदुस्तान को, और सारा गोदी मीडिया चला रहा था। इन्होंने जो कचरा बनाया है इस देश में, और वो यहां से लेकर के मणिपुर तक, क्योंकि जितना ज्यादा वो कीचड़ होगा उतना ही उनके अनुसार कमल खिलेगा। कोई परवाह नहीं है, और मोदी जी को कोई चिंता नहीं है कि आकर के उन्होंने पूछा देश में क्या चल रहा है। मैं अगर इसको बहुत हल्के में कहूं तो वो एक विज्ञापन आता है कि साहब फॉग चल रहा है, जैसा आप देश चाहते हैं वैसा ही चल रहा है।
वे कोई अलग नहीं है। जो आपका विजन है उसी के अनुसार चल रहा है। चारों तरफ निराशा है, बेरोजगारी है, भुखमरी के हालात हैं, लोकतंत्र तो रसाल तक पहुंच गया है, मणिपुर जल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यवसायी परेशान है, नौजवान भटक रहा है। ये है ना साहब जो आप देखना चाहते हैं। इससे ज्यादा तो आपने देखने की कभी उम्मीद नहीं की। आपको फर्क नहीं पड़ा जब 750 किसान शहीद हो गए, तब आपको लगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। अब वो तपस्या 7.5 कैरेट का जो डायमंड है, अब हम लोग तो उतना जानते भी नहीं है, गुजरात से नहीं, और गुजराती भाई हैं हमारे, वो व्यवसाय करना जानते हैं। कहां किसको कितना लेना देना है ये मोदी जी को आता है। अब वो क्यों दिया गया होगा ये भी हम लोग जानते हैं। वो ठीक है, एक कटसी होती है दो देशों के बीच में, लेकिन ये तो माना जा रहा है। अब मैं तो कोई विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि ये उस कटसी में आता है कि नहीं आता है, लेकिन जरूर वो बात रही होगी। एक जमाने में ट्रंप साहब के लिए कहा था मोदी जी ने, ट्रंप ने यहां आकर के गुजरात में पूरा जलसा किया था, तो हो सकता है कि वहां भी कोई उम्मीदें हों। तो ये जो हालात हैं इस वक्त इस देश के, उसमें मोदी जी की उम्मीद से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें बहुत कुछ बदल चुकी हैं। राजीव जी, पिछले दिनों कई सर्वे मैंने देखे हैं, कुछ चैनल के मैं नाम नहीं लूंगा, कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं। 60 से 70% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को, मोदी जी को कहीं 30%, कहीं 40%। अब आप समझ सकते हैं। और जो लोग कहते थे कि साहब हम 50 साल राज करेंगे, माने उनको लगता था कि ये राजशाही है और हमको वो बादशाहत मिल गई है तो अब हम ही रहेंगे। वो भूल गए थे कि इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश के लोग इस देश को चलाते हैं। सत्ता में वो कुर्सी पर आने जाने वालों की लाइन लगी होती है, आज आप हैं कल कोई और होगा। लेकिन ये जो तख्त नशी हैं, इनको लग रहा था कि बस हम रहेंगे और कोई नहीं होगा। तो शायद अब उनकी पेशानी पर बल भी पड़ रहा है, पसीना भी आ रहा होगा। वो कितना भी टेम्परेचर रहा हो, 22 रहा हो या 18 रहा हो, लेकिन ये हम जानते हैं कि अब पसीना तो छूट रहा है। और उसने पसीना छुड़वाया है जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश के लोगों को निर्भय बना दिया है, जिस चीज की कमी थी। और वो खुद भी, आपने शुरू में जो वीडियो दिखाया कि अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, और वो डर जिस दिन निकल गया और जो निर्भय हो गया, जीत उसी की है। ये कविता की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि जो निर्भय है जीत उसी की है। और राहुल गांधी ने इसका ऐलान कर दिया है। और अब मुश्किलें उनकी हैं जो इस देश को अपने तय चलाना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपने विचार के अनुसार चलाना चाहते हैं, संविधान के अनुसार नहीं चलाना चाहते हैं। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान की रक्षा के लिए नेहरू, गांधी, अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जो आएगा, ये देश उसी का इस्तकबाल करेगा और उसी को वहां पर बिठाएगा ताकि वो देश के लोगों की सेवा कर सके। जी राजीव जी बिल्कुल। और जिस तस्वीर की बात आप कर रहे थे, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे, एक बार ज़रा उसको फिर से दिखाते हैं और फिर सीधा आना चाहूँगा सिंह साहब के पास में। और क्या एक विकल्प इस देश को मिल गया है? जो लोग, ये उनके लिए उस सवाल का जवाब कि जो लोग कहते थे कि देश के सामने विकल्प नहीं है, क्या एक विकल्प है लोगों के सामने आज की तारीख में? और जिस सर्वे का जिक्र आप कर रहे हैं, एक नहीं कई ऐसे सर्वे आ रहे हैं जिसमें और इतना ही नहीं, छोड़ दीजिए दूसरों के सर्वे की बात, जब अमित शाह जी कह रहे थे कि मोदी के सामने क्या राहुल गांधी टिक पाएंगे, तो कई लोग हाथ उठा दिए, हाँ राहुल गांधी टिक पाएंगे उन्हीं की सभा में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन पहले सुन लेते हैं ये आज का वीडियो जिसे कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, सुनिए जरा। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है। बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है,
और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है, देश से शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। बब्बर शेर की बात कर रहे हैं और देखिए जब डर की बात आती है तो डर को खत्म करके, और मैं कैसे डर को खत्म कर लिया, डर पर कैसे जीत उन्होंने हासिल कर ली। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें एक छोटे से वीडियो में, और ये इस वीडियो में ये राहुल गांधी के भाषण का अंश है, ये भी नहीं है कि अलग से उन्होंने यहाँ वॉइस ओवर किया हो, ऊपर से उन्होंने अपना संवाद पेश किया हो। यहाँ सीधा उनके ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए भाषण का एक अंश यहां पर दिया गया है। तो बहुत बड़ी बात, और क्या एक विकल्प के रूप में अब देश को एक नेता, ऐसा नेता मिल गया है जो कहता है कि डरो मत, और डरो मत से भी आगे निकल करके वो कहता है कि ये देश बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों का देश है। यानी कि हिम्मत, और उसके लिए वो बता भी रहे हैं राहुल गांधी कि मेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, क्योंकि मैंने जब होश संभाला भी नहीं था तो अपनी दादी को जाते हुए देखा और उसके बाद अपने पिता को बम से उड़ाते हुए देखा, और उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदली और कैसे राहुल गांधी राजनीति में आए। और आज हम चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में देश में क्या कुछ हो रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं। अपने सब कुछ ठीक है ना, हालचाल ठीक है देश का, ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वें दिन जब वापस लौटते हैं, और वो भी किससे, तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से। आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास, किस नजरिए से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी के जो आपने वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें उन्होंने अभय की बात की, डरो मत की बात की, मैं इस पर आ रहा हूं। यह सरकार जब से आई है 2014 के बाद से, शुरुआती 2-3 सालों को छोड़ दें, जब इस पर खतरा शुरू हुआ है, जब विपक्षी पार्टियां मुखर होना शुरू हुई हैं, तब इसने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डराने की नीयत से ये किया कि दुनिया की अकेली लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक कहने वाली सरकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है, अकेली लोकतांत्रिक पार्टी होगी, हो सकता है अभी प्रशांत जी अन्य आप सब मित्र करेक्ट करेंगे, जिसने ऑपरेशन लोटस के नाम से एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया, एक ऐसी रणनीति तैयार की जो मूलतः लोकतंत्र विरोधी है। पैसा दीजिए, रिश्वत दीजिए, लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाइए, यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है तो उनको डराइए, और डरा के फिर अपने पाले में खींच लाइए और सरकार गिरा दीजिए, बिना किसी निर्लज्जता के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के। एक गिरोह के रूप में, एक अपराध के रूप में इस तरह का कार्य किया गया, और हम सब इसको देखते रहे, और ये ऑपरेशन लोटस पर पीठ भी ठोकते रहे। निश्चित रूप से लंबे समय तक ये नहीं चल पाया, डर दूर हुआ, और डर जब भीड़ के का एक मनोविज्ञान होता है, मैं पुलिस में बता दूं, जैसे हम लोग कभी खड़े रहते हैं और भीड़ इकट्ठी रहती है, तो अगर हम ये कहते हैं कि इनको हटाओ, लेकिन अगर भीड़ में अगर आगे वाले 5-6 लोग अगर खड़े हो जाएं कि नहीं आप लाठी चलाइए, तो आप यकीन मानिए लाठी नहीं चलती है, फिर हम पीछे हट जाते हैं और उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। ये साइकोलॉजी होती है। वो भी जानते हैं कि हम जलियांवाला बाग नहीं बना सकते, हम गोली नहीं चला सकते, हम बेहिसाब लाठी भी नहीं चला सकते, लेकिन एक भय का एक वातावरण क्रिएट करते हैं ताकि भीड़ वहां से डिस्पर्स हो जाए। लेकिन जैसे ही भीड़ मजबूती से खड़ी रहती है, डिस्पर्स तो हम नहीं होते हैं, लेकिन हम अपना पैदरा बदल देते हैं और उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी एक विकल्प के रूप में उभरे हैं, और जो बात वो कह रहे हैं, उन्होंने अपनी दादी की हत्या देखी, वो भी कोई सामान्य हत्या नहीं, मैं समझता हूँ नृशंसतम हत्या है। उन्होंने फिर अपने पिता की हत्या देखी, ऐसी हत्या जिसमें पूरी शरीर छितरा गई थी, जिन्हें जूतों से पहचाना गया था, उनके जूतों से उनके शव की शिनाख्त की गई थी, जो कुछ भी शव थोड़ा बहुत मिला था उसी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ऐसी स्थिति में जिस बच्चे के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसी 2 बड़ी घटनाएं बीती हों जो उनके घर से हो, उनके अपनी दादी और अपने पिता से जुड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति वो डरो नहीं की बात कर रहा है तो बहुत बड़ी बात कर रहा है। डरो नहीं पर मैं एक छोटा सा कोटेशन भी, उद्धरण में आप सामने रखना चाहूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसका एक पात्र है अघोर भैरव।
अघोर भैरव घोरी साधु है वो पात्र है। तो वह दूसरे पात्र से कहता है कि सत्य के लिए किसी से न डरना, सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, यहां तक कि वेद से भी नहीं। तो निश्चित रूप से डरना नहीं चाहिए। जब डर आपका निकल जाता है तब आप किसी के सामने भी खड़े रह सकते हैं। जब डर आपके अंदर रहता है तो आप कभी नहीं कर सकते। रहा सवाल लोकतंत्र में विकल्प की बात, 2014 के बाद से ही एक ऐसी मनोदशा बना दी गई थी समाज की, और विशेषकर इसको बनाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत जबरदस्त हाथ रहा है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में सदैव विकल्प रहता है। जो 524 सांसद चुन के जाएंगे, ये हर सांसद प्रधानमंत्री का विकल्प है। ये बात अलग है कि बहुमत किसको चुनता है। और 2012 के बाद जिस तरीके से मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में थोपा गया है, निश्चित रूप से वह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। प्रोफेसर रविकांत जी मुझे करेक्ट करेंगे, मूल भावना के विपरीत है। और दूसरी बात यह है कि जो बहुमत प्राप्त दल, जो सबसे बड़ा दल होगा, उसका जो नेता है वो सदन का नेता होगा। पहले नेता चुना जाए और फिर जो है पार्टी उसको बनाए। ये लोकतंत्र की विपरीत है, जनता परिषद थोपा जाना है। मैं कह रहा हूं कि अब इस स्थिति में जैसी आजकल की राजनीतिक स्थिति है उसमें विकल्प भी है, विकल्प मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि 9 सालों में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ठोस करके वो दिखा सके, सिवाय इसके कि वो एक हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले। कभी बराक हुसैन ओबामा को के बारे में ट्वीट करा दे हेमंत विश्व शर्मा से, तो हेमंत विश्व शर्मा नए नए गए हैं, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता, उसी पैटर्न पर वो चल रहे हैं। वो उन्हें दिखाना है कि वो आरएसएस के उस कोर आइडियोलॉजी जो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम विभाजन पर बनी है, उसमें भी बहुत ज्यादा ये एंटी मुस्लिम है। इन्हें दिखाना, ये नहीं दिखाएंगे तो रह नहीं पाएंगे। लेकिन इनको भी अपनी हैसियत पता है, वो आरएसएस को भी इनकी हैसियत पता है। ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही सही विकल्प है। और जब प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो बताया मध्य प्रदेश से कि कभी रोड शो कैंसिल हो जा रहा है, कभी वहां 50 वो पेटीएम वाला जो मामला चल रहा है, घूसखोरी वाला, ये है सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की। ये है कि वो चाहती थी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो, वो चाहती थी राष्ट्रीय मुद्दों में 370 पर चुनाव हो जाए, कॉमन सिविल कोड पर चुनाव हो जाए, इस पर धर्म के आधार पर चुनाव हो जाए, बजरंगबली की एंट्री पर चुनाव हो जाए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जनवरी में सुना जा रहा है, उस पर चुनाव हो जाए। कांग्रेस को इन सब चीजों पर बातें ही नहीं करनी है, पीछे हट जाना है। उन्हें सिर्फ स्थानीय मुद्दे जो जनता को सीधे छूते हैं, बेरोजगारी है, 4 शब्दों में कहूं तो रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है। और इस मुद्दों पर भाजपा बिल्कुल असहज रहेगी। आप व्यक्तिगत मित्र अगर आपके भाजपा के, उनसे इन मुद्दों पर बात करिए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरे हैं। आगे वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, विपक्ष की रणनीति क्या होती है, अभी बहुत समय है, आगे समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस मजबूती के साथ वो इस मोर्चे पर डटे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सफल होंगे। जी, राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आगे सफल होंगे, और सफलता दिख भी रही है। जैसे अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता भी रहे थे कि मालवा निमाड़ वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, उस एरिया से तो, उस रास्ते से तो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा ने क्या कुछ पाया है ये सबके सामने है। तो भारत जोड़ो यात्रा एक दुखती रग यहाँ बीजेपी के लिए है। जब जब भारत जोड़ो यात्रा का नाम आता है बीजेपी के सामने तो परेशान हो जाती है बीजेपी, और इसीलिए किसी भी रूप में बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर हमलावर रहती हुई दिखाई दे रही है पिछले 6-8 महीने से ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को अब लाखों हजारों लोगों का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और रिजल्ट सामने है। लेकिन क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो को बार बार मध्य प्रदेश में कैंसिल कर देते हैं, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता हो गया है कि मध्य प्रदेश इस बार बहुत मुश्किल है, और कर्नाटक में एक उम्मीद थी, उस उम्मीद के टूटने के बाद क्या मध्य प्रदेश बिल्कुल ही खत्म हो चुका है?
तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में हम सबके सामने आएगा। लेकिन आना चाहता हूं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास। दीपक जी, मध्य प्रदेश को भी नज़दीक से आप देखते हैं और यहाँ से जरा राजनीति को हम समझना चाहते हैं कि देश की राजनीति किस दिशा में जाती हुई, और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, उनकी तर्कश में और भी तीर तो बहुत सारे होंगे, सिंगोल टाइप के तीर निकल आते हैं, तो कुछ न कुछ तो होगा जिसमें अगले चुनाव और उसके बाद यानी अगले 5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद लोकसभा के चुनाव जाते जाते क्या वही तीर है जो अभी हम वहां जाके देखे, इजिप्ट में जाकर के देख रहे थे, या कुछ और तीर? क्योंकि आज एक बात और भी सामने आई है, जब राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो पीओके का नाम ले रहे थे। वो कह रहे थे कि पीओके के लोग भी समय समय पर ये कहते हुए सुनाई देते हैं, झंडा बैनर लेकर के निकलते हुए सुनाई देते हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं। राजीव जी, देखिए, कुछ समय पहले सतपाल मलिक जी ने एक बात कही थी, वो बड़ी बड़ी मार्के की बात है। उन्होंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये इल इन्फॉर्म्ड है, इन्हें किसी चीज की कोई जानकारी नहीं होती और देश जो है वो बहुत ही खतरनाक लोगों के हाथों में है। अब ये पता चल रहा है कि न केवल हमारे प्रधानमंत्री इल इन्फॉर्म्ड है, उनके पास सूचना या तो है ही नहीं या है तो गलत है, बल्कि इनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है, इनके जितने प्रमुख लोग हैं, ये सारे के सारे इल इन्फॉर्म्ड है। इन्हें इन विषयों पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो बराक ओबामा के बारे में जो बयान दिया गया हो या पीओके के बारे में बयान दिया गया हो। देखिए, विदेश मंत्रालय जो होता है, कुछ मंत्रालय तो ऐसे हैं जिनके साथ आपको बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसमें रक्षा मंत्रालय है, जिसमें वित्त मंत्रालय है, और विदेश मंत्रालय तो ऐसा है कि आप भारत के अंदर आपके ऊपर तो हो सकता है कोई आपकी बहुत आलोचना न करे, लेकिन विदेश में जो बैठे लोग हैं, विदेश की जो सरकारें हैं, दूसरे देशों की सरकारें हैं, वो कितना समय लगाएगी आपकी आलोचना करने में। आपके संबंध पूरे दुनिया से, अगर हमारे पिछले 70 साल की 75 साल की जो विदेश नीति रही है, जिसने भारत को जो सम्मान दिलाया है, उस सम्मान को निश्चित रूप से ये इस तरीके से आग में हाथ डाल रहे हैं और अपने हाथ जलाने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री में थोड़ी भी समझ होगी, या कम से कम हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है इंडियन फॉरेन सर्विसेज का, उनको कम से कम इस चीज में दखलंदाजी करके कहना चाहिए कि कृपा करके हेमंत बिस्वा शर्मा या इन लोगों को बोलिए कि ये विदेशी मामलों के बारे में ना बात करें। इससे रही सही जो अच्छी खासी जो बेइज्जती कमा के अमेरिका से लौट रहे हैं, उसमें और इजाफा होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। दूसरी बात, जो आपने एक और बात कही कि राहुल गांधी के बारे में जो है, देखिए राहुल गांधी के बारे में यह है कि राहुल गांधी लगातार मजबूत हो रहे हैं। जो बताए गए जो सर्वे है, वो सर्वे, मजेदार बात यह है कि वे सर्वे सारे के सारे उन चैनलों ने कराए थे जो चैनल जो है वो बीजेपी के समर्थक लोगों में से है। बीजेपी की, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, या जो भी उसको सुपारी मीडिया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उस मीडिया के सर्वे अगर ये बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़े कुछ परिवर्तन की आहट जो है देश सुन रहा है। इसके बाद तीसरा, आपने एक और जो मुद्दा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बारे में। हाँ जी, मध्य प्रदेश के बारे में तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से हमको खुशी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है इस बरसात में अपना जो है वो रोड शो कैंसिल कर रहे हैं। देखिए, उनके जूते, कपड़े, ये जो सब है, ये सब हमारे टैक्स के पैसे से ही जाते हैं राजीव जी। मुझे बड़ी खुशी है कि वे इस कीचड़ में, इस पानी में अपने कपड़ों को गंदा नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है, हम इस बात में खुशी मनानी चाहिए। इसमें आपका भी पैसा लगा है, मेरा भी पैसा लगा है, टैक्स के रूप में या सेल टैक्स के रूप में, या कोई सामान हम खरीदते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये सारा का सारा ये है। लेकिन यहां पर एक सवाल ये उठता है कि जो 7.5 करोड़ का कहा जाता है जो हीरा दिया गया, उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है और किस हैसियत से कर रहा है? क्या इतना महंगा जो गिफ्ट है, क्या वो दिया जाना उचित है, खासकर ऐसे समय में जब देश के सामने बहुत सारी अन्य आर्थिक परिस्थितियां हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसको कोई पूछेगा नहीं। अंतिम बात, जो उन्होंने आकर जेपी नड्डा साहब से पूछा, और इस समय मैं जेपी नड्डा साहब के ही राज्य में बैठा हुआ हूं, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ हूं, तो जेपी नड्डा साहब को ये पूछा गया कि देश में क्या चल रहा है। तो पहली बात तो जो मैंने कही, इन्फॉर्म है प्रधानमंत्री को की यात्रा खत्म होने के बाद अगले 4-5-6 घंटे जब वो फ्लाइट में थे, उन्हें सारा फीडबैक ले लिया जाना चाहिए था।
लेकिन असली बात यह है कि अगर उन्हें बता भी दिया जाए कि देश के अंदर ऐसी ऐसी दुश्वारियां हैं, तो आप क्या कर लेंगे साहब? आप उसमें कौन सा उपाय करने जा रहे हैं? आपके पास एक भी उपाय नहीं है। यहां तक कि आप अमेरिका में जब उनसे सबरीना ने पूछा कि आपके देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जो हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वहां भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इतने कठिन प्रश्न का उन्होंने पहले उत्तर नहीं दिया, तो ये तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है कि मणिपुर में कौन जल के खत्म हो रहा है, कौन मर रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। पिछले कई लंबे समय से हम देख चुके हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, यहां तक कि पुलवामा का भी जब हमला हो गया तब प्रधानमंत्री को पता नहीं था। अगर पता भी था तो भी अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो और बहुत बड़ी बात है। अंतिम बात कि जेपी नड्डा साहब कौन हो गए, कौन होते हैं कि जो इस तरीके के फीडबैक जो है प्रधानमंत्री को दे? प्रधानमंत्री को उन मंत्रियों से पूछना चाहिए था, चाहे कोई सीनियर मिनिस्टर से पूछना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि देश में केवल प्रधानमंत्री हैं, नंबर 1 भी वही है, नंबर 2 भी वही है, और जितने भी मंत्रियों की संख्या है 50, 60, 70, उसमें सिर्फ मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी विकल्पहीनता है। विकल्पहीनता देश में नहीं है, विकल्पहीनता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और इस सरकार के अंदर है। ये भी बहुत अपने आप में एक चिंता की बात है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, और मेरे जैसे नागरिक के लिए चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का उनके अपने मंत्रिमंडल में कोई दूसरा क्रमांक का व्यक्ति नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो अब लोगों को सोचना चाहिए कि अगला चुनाव के समय जब वो वोट देने जाएं तो क्या ऐसी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं जिसमें नंबर 2 की हैसियत का कोई आदमी ही नहीं है। बहुत दुखद बात हो गई है। इस तरीके कुल जमा जो है काफी कुछ निराशाजनक चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर है कि एक विकल्प खड़ा हो रहा है। और कर्नाटक में जिस तरीके से अंतिम समय में प्रधानमंत्री ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, आपको याद होगा कि आखिरी तीसरे चौथे दिन जब बच गए थे और ये पता चल गया था कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है, तो पोस्टर्स हट गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पहले से सावधानी बरत रहे हैं प्रधानमंत्री, और वो देख लेंगे कि अगर यहाँ स्थिति ठीक हो तो ही वे चुनाव प्रचार में वैसा बड़ा हिस्सा लेंगे, वरना मुझे लगता है कि न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना आदि में भी वे अपने आप की बहुत सीमित भूमिका में वो हो सकते हैं। राजीव जी, क्या सीमित भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब होंगे? चुनाव उनको तो प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री की जगह लोग प्रचार मंत्री कहने लगे थे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रचार से खुद को दूर रखने वाले हैं? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपके बाद सीधे प्रशांत जी के पास भी इसी सवाल के साथ जाऊंगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम कर पाएंगे कि प्रचार से खुद को दूर रख लें? और जैसा कि आरएसएस भी कह रहा है कि भाई अब आपका करिश्मा काम नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, अगर मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होता मोदी जी का तो यही राय देता कि वो अपने को जो प्रचार है उससे दूर कर लें। देखिए आज की तारीख में जो मैं जन भावना देख रहा हूं, जो मैं जमीन में बात सुन रहा हूं, उसके हिसाब से एक तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी लायबिलिटी होते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। मैं आरएसएस की किसी बात से सहमत नहीं होता, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं, अब जितना ज्यादा प्रचार मोदी जी बीजेपी का करेंगे, बीजेपी की उतनी ज्यादा हार होगी। देखिए अगर कर्नाटका के इलेक्शन का विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि वहां पे चुनाव हरवाने में लोकल लीडर्स का कम हाथ था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह और मोदी जी का था। अगर वहां पे इन्होंने दूध की बात ना की होती, अगर वहां पे बजरंग बली की बात ना की होती, और इन्होंने सारे सेकुलर लोगों को जो जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है उनको इतना ज्यादा उत्तेजित ना कर दिया होता कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाके खड़े हो जाते। देखिए ये दुधारू तलवार है, जो बीजेपी का प्रचार तंत्र है, दुधारू तलवार है। लोगों ने 9 साल में देख लिया है कि भाई आप हिंदुत्व की बात और जो हिंदुत्व की मूल भावना नहीं है उसके हिसाब से उसका प्रचार करते हैं, तो न केवल अल्पसंख्यकों को आप असहज बनाते हैं बल्कि जो असली हिंदू हैं उनको भी असहज बनाते हैं। तो ये दुधारू तलवार में अब जो इनकी परिस्थिति है उसमें उचित यही है। अगर देखिए मैं अगर इनका एडवाइजर होता तो इनको राय देता, बल्कि एडवाइस तो मैं इनको 9 साल पहले करता कि ये महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध इनके रास्ते पे चलते। जो रास्ता वास्तविकता में इन्होंने चुना था राजीव जी, ये गड्ढे में इनको गिरना ही था। तो आज की तारीख में अगर ये बीजेपी को थोड़ा भी बचाना चाहते हैं, बल्कि मैं तो और राय दूंगा और आगे बढ़ के राय दूंगा, लोग इसे अन्यथा न लें,
कि नितिन गडकरी जैसे किसी आदमी को ये पद सौंप दे तो 2024 में फाइटिंग चार्ज रहेंगे। अगर मोदी जी और अमित शाह चुनाव लड़वाएंगे, इनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो मुझे बीजेपी की कोई संभावना 2024 में दिखाई राजीव जी नहीं पड़ती। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और कई बार हम लोग इसी मंच से इस बात को कह चुके हैं। 2024 आने में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन 2024 से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत परिवर्तन हम देखेंगे और देख भी रहे हैं। अभी सैटरडे को जब हम लोग बात कर रहे थे शनिवार के इसी कार्यक्रम में, तो यही बात मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है श्रवण गर्ग साहब भी कह रहे थे कि बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए आप देखने वाले हैं आने वाले समय में। और अभी से 6 महीना पहले से हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि जुलाई अगस्त में हवा बदलते हुए आप देखेंगे। आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक है। जुलाई का महीना अभी से, आज 26 तारीख है, 4 दिन बाद जून खत्म हो रहा है, जुलाई सामने आ रहा है, और हवा का परिवर्तन, हवा का रुख, मानसून एक साथ मुंबई और दिल्ली में बहुत सालों बाद आया है। तो ये भी वही परिवर्तन है। तेलंगाना में इतनी बड़ी संख्या में बीआरएस या से छोड़कर लोग जा रहे हैं कांग्रेस में, तो ये मौसम बदलने का आपको अंदाज नहीं लग रहा है? क्योंकि राजनेता जो हैं वो सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। लालू यादव जी ने बहुत मार्के की बात कही है ये। दूसरी चीज देखिए, राहुल गांधी ने मोदी जी को बहुत मतलब बांध दिया है एक तरीके से। अभी उनकी अमेरिका की यात्रा की बात आप देखिए, अमेरिका, मिस्र और उसके पहले फ्रांस गए, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी इस दौरे में। तो अब आप देखिए कि फ्रांस, अमेरिका और मिस्र के दौरे के बाद लौटे हैं वो, और उसके पहले राहुल गांधी अमेरिका में काफी कुछ जो है कह आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि राहुल गांधी ने तो उनको कह दिया कि इनको सब मालूम है, मिस्टर नो ऑल है, और ये रियर व्यू मिरर पे देखते हैं। आप देखिए कि इन दो कथनों का मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ कि इस बार मोदी जी विदेश यात्रा में आंखें मटकाकर नेहरू को तंज करने का, या पिछले 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, ये नहीं कर पाए। एनआरआईज के बीच में भी वो काम नहीं कर पाए, जिन गुजराती एनआरआईज के बीच में वो काम ये करते थे। तो उनके भाषण से रोचकता जो है वो छीन ली है। और अब ओबामा पे हमला करके और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस सवाल ने, जिसपे मोदी जी ने चैट जीपीटी के तरह से डेमोक्रेसी की परिभाषा बता दी, उससे भी वो बंध जाएंगे। रोज इनको जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए कि मिस्र में, इजिप्ट में जब वो मिल रहे थे मौलवियों से, उनके राष्ट्रपति से, और दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि वो कितना मुस्लिम प्रेमी है, और व्हाइट हाउस में सवाल पूछने वाली पत्रकार कितनी गलत है, उसी वक्त उनके समर्थकों ने लिंचिंग कर दी महाराष्ट्र में एक मुस्लिम आदमी की। वो भीड़ जिसने मारा है तथा कथित गोरक्षकों ने, वो किसके समर्थक हैं, किस पार्टी और किस नेता के समर्थक हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने करवाया, लेकिन उसका असर इन्हीं के खाते में उसको जोड़ा जाएगा। जो भी मुसलमानों के या माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसका क्रेडिट इन्हीं के बैलेंस शीट में जाएगा, उसकी एंट्री इन्हीं की बैलेंस शीट में होती है। तो ये राहुल गांधी ने और हाल फिलहाल में ये एक परिवर्तन आप देखिएगा कि मोदी जी के भाषणों में अब वो शायद उस तरीके से ना कर पाए, और करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अपने आप को ही गलत साबित करेंगे रोज।
दूसरी की देखिए, अगर विपक्ष ने पटना में सिद्धांत रूप से तय कर लिया है कि वो 450 सीटों पर 1-on-1 लड़ाई होगी, सिद्धांत रूप से ये लॉक हो गया है। शिमला में या शिमला के आगे 10 मीटिंग और हो जाए, अब उसकी निटी-ग्रिटीज तय होनी है। सिद्धांत रूप से ये तय हो गया है। आम आदमी पार्टी को भी बड़ा एक स्पष्ट संदेश मिल गया है कि यहां पे आके आप अपनी बातों का बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि ऑर्डिनेंस पे स्टैंड लो तब हम साथ देंगे, इन शर्तों पे आप नहीं आएंगे। और जो खबरें बाहर आई हैं कि राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से केजरीवाल को ये कह दिया कि आपकी जो उतावलापन है वो संदेह पैदा करता है, उनका मिस्चीवियस है, संदेह पैदा करता है आपका उतावलापन। तो आम आदमी पार्टी को ये दोबारा सोचना होगा। क्यों सोचना होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर ये बीआरएस जो पहले की टीआरएस थी, ये पटना गए होते तो इतने लोग आज छोड़ के कांग्रेस में नहीं आते। क्योंकि अलायंस होता, अलायंस पार्टनर एक दूसरे को नहीं तोड़ेंगे। तो केवल बीजेपी से नहीं झगड़ा करना है इनको, यहाँ पे जो जिस तालाब में है वहां भी छोटी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी मछली छोटी खाती है, ये नियम है कुदरत का। तो इस तालाब में भी इन लोगों को, क्षेत्रीय पार्टियों को अपने आप को रखना है, अपने वोट बैंक को बचाना है, माइनॉरिटी के वोट बैंक को बचाना है, तमाम तरीके के वोट बैंक को बचाना है। क्योंकि कांग्रेस बड़े स्पष्ट रूप से अगर जातिवाद जनगणना की आरजेडी की तरह या जेडीयू की तरह साथ दे रही है, उसमें बाकी पार्टियों को भी आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो केवल नेता नहीं जाएंगे, नेता के पीछे जो जनता वो भी जाएगी। मुद्दों पर बड़ी क्लैरिटी करनी पड़ेगी। मैं केजरीवाल साहब के लिए भी कह रहा हूं कि उन्होंने अभी तक क्या किया है कि बगैर विचारधारा की पार्टी चलाई है। भ्रष्टाचार कोई विचारधारा नहीं होती है। भ्रष्टाचार तो बड़ा एक सब्जेक्टिव टर्म है। कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, ये पुलिस के कहने से नहीं तय होता है। तो अब कल तक वो जिनको जिस आधार पर दूसरे लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लालू यादव जी को जिस आधार पर भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उसी आधार पर उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में। बिल्कुल यही तो आधार था ना कि सीबीआई ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, पुलिस ने आरोप लगा दिया। तो केवल मोदी जी का नहीं, विपक्ष को भी। लेकिन मेरा, राजीव जी, मानना यह है कि 450 सीटों पर विपक्ष लड़ेगा। अब ये रोज गोदी मीडिया में ये आएगा कि कैसे जो है वो विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है, कैसे उसकी अरिथमेटिक जो है वो नहीं ठीक काम करेगी। ये सब बातें आती रहेंगी। लेकिन 450 सीटों पर अगर विपक्ष लड़ेगा तो आप चुनाव के रिजल्ट की घोषणा अभी से कर सकते हैं। 450 सीटों पे अगर विपक्ष एक साथ लड़े तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा, चुनाव के रिजल्ट की घोषणा अभी से कर सकते हैं। लेकिन लगातार जो दूसरा मीडिया है उस मीडिया पे इसमें विपक्ष में फूट कैसे है इसको दिखाने की कोशिश होती रही है। आज ममता बनर्जी के एक बयान को भी बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को घेरते हुए कहा है कि वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी और वाम दल तीनों, सीपीएम तीनों मिले हुए हैं। तो ऐसे बयान भी आते रहेंगे। लेकिन अगर ममता बनर्जी ये सब सोचती तो फिर पैरेलली ये भी कह रही हैं ममता बनर्जी कि हम लोग एकजुट हैं और पटना में जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग कामयाब हम करेंगे। तो देख लीजिए, दो अलग अलग बातें हैं। अब किस बात को आप माने ये देख लीजिए, क्योंकि 10 से 12 जुलाई को
यानी 3 दिन तक मीटिंग होने वाली है, फिर से विपक्षी दलों की बैठक जो है वो शिमला में होने वाली है। तो बहुत कुछ, और इसके साथ साथ जिसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, एक बात यहाँ थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ प्रशांत जी को कि फ्रांस नहीं गए थे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा पे थे। पहले फ्रांस की यात्रा का था लेकिन वो कैंसिल हो गया और इजिप्ट और अमेरिका गए थे। जस्ट ये करेक्शन। दूसरी चीज़ कि ये आने वाले समय में खासकर जब ये चुनाव और उसमें भी 2024 का चुनाव जब सामने है, तो अब ये एक चीज़ ये साफ दिखाई दे रही है, और इसके साथ आना चाहता हूँ हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी के पास में कि क्या अब जो एक दिशा में दौड़ता हुआ देश, चुनावी रथ अगर कह लें तो एक दिशा में भागता हुआ और बाकी दल उसका पीछा करता हुआ नजर आ रहे थे, क्या अब अलग अलग रथ पे, यानी कि बीजेपी अपने रथ पे है और विपक्षी दल अपने रथ पे तैयार है सज करके बिल्कुल, और अब रियल मायने में जो एक घुड़दौड़ होता है वो हम देखने वाले हैं? क्या इस हिसाब से देखा जाए? और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि 450 इन 450 सीटों पे आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो परिस्थितियां तो बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगी प्रोफेसर रविकांत जी। फिर इसमें जो सामाजिक संरचना है, इसमें जो सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी करते हैं, इसमें जो उन मुद्दों का जिक्र होता आया है, क्योंकि आप देखिए जब समाज की बात होगी तो ये तमाम दल उसके साथ नजर आते हैं, और जिसमें अलग अलग दल, अलग अलग समाजों में बटा हुआ दल और एक साथ नजर आता है। तो क्या यहीं से परेशानी जो है वो बीजेपी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इस कारण बीजेपी के लोग जो हैं वो परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कि केंद्रीय मंत्री, रोज कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री सामने आकर के अपनी बात मीडिया के सामने रखता है और सीधा हमलावर होता है। और इसमें ना सिर्फ केंद्रीय मंत्री बल्कि शिवराज सिंह चौहान उस दिन क्या क्या नहीं कह रहे थे कि जब बाढ़ आती है तो क्या क्या कौन कौन से अलग अलग जानवरों का नाम ले रहे थे। मैं तो उतना यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता। सब एक पेड़ पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। बातें पहले भी हुई हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजू जी, ये वही लोग हैं जो भारत की संस्कृति की लगातार बात करते हैं, और इनकी भाषा से आप समझ सकते हैं कि संस्कृति को लेकर इनकी समझ क्या है, क्या सोचते हैं वो भारत की संस्कृति के बारे में। और इसीलिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जिस बात को बार बार कहते हैं कि ये उस धर्म और संस्कृति के खिलाफ हैं, ये उसके समर्थक या उसको कहीं बढ़ाने वाले नहीं हैं। जो असली मसला है जिसकी तरफ प्रशांत जी ने इशारा किया कि अगर 450 सीटों पर 1 to 1 फाइट हो जाती है तो क्या होगा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी उस बात से कि रिजल्ट अभी आप उसका बता सकते हैं। ये बात 2019 में नहीं हो सकती। मैंने कई ऐसे विश्लेषकों को सुना जो कहते हैं कि साहब ये तो 19 में भी दिखाई पड़ रहा था, कई राज्यों में इस तरह के गठबंधन थे, और वो सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का कि साहब अगर गठबंधन से होता तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी 20 सीटों पर नहीं पहुंच पाती। सपा और बासपा का गठबंधन 25 साल के बाद होता है, और माना जाता है कि उससे बेहतर कोई सामाजिक न्याय का समीकरण नहीं हो सकता। लेकिन असल में उसके बीच में जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री नहीं थी जो होनी चाहिए, वहां सिर्फ अर्थमेटिक था। अब मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस आई है और कांग्रेस जो काम कर रही है, इस देश के कई राज्यों में जो खास करके क्षेत्रीय छत्रप रहे हैं उनके खिलाफ एक पूरे जन समुदाय को किया गया इसी नफरत की फैक्ट्री के जरिए। मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश को आप देखें तो एंटी यादव पूरा सेगमेंट, और ओबीसी में, जाटों के खिलाफ दलितों में, ये जो काम किया गया, उसके बाद सपा और बासपा को अगर आप खड़ा भी कर देंगे तो फिर वो केवल अर्थमेटिक होगा, उसमें केमिस्ट्री नहीं होगी। और चुनाव हमेशा केमिस्ट्री के जरिए जीते जाते हैं, केवल अर्थमेटिक से नहीं। कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है कि इन दोनों के बीच के जो अपने दूरियां और अपनी जो विसंगतियां हैं उनको खत्म करने में बड़ा काम करेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, या
उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो। तीसरी बात कि जो जनता का इस समय माहौल है उसको अगर आप देखिए, जो अभी आप मौसम की बात कर रहे थे कि मौसम कैसा है, और मोदी जी ने पूछा भी साहब कि क्या चल रहा है। मुझे एक शेर मैं अर्ज कर दूं कि हाल मौसम का ही पूछेगा वो जब पूछेगा, मुझसे कब मेरी उदासी का सबब पूछेगा। मोदी जी ने जनता की उदासी का सबब नहीं जाना, उसका नहीं पूछा। अब ये जो उदासी का सबब है ये केमिस्ट्री बना रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, शरद पवार, यहां तक कि उद्धव ठाकरे, मैं और नाम नहीं ले पा रहा, इतने सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। और ममता बनर्जी के बारे में जो अभी आप वैसे ही किसी ने कहा, ममता बनर्जी की भाव भंगिमा जरा देखिए आप। राहुल गांधी की पीठ पर हाथ रख करके जो कह रही हैं, राजनीति की अपनी भाषा होती है। आप लोग तो पत्रकार हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या वो लैंग्वेज है क्या जो लालू प्रसाद यादव ने धीरे से जो कहा। लालू प्रसाद यादव जो उनका अनुभव है, वो जब बोलते हैं वो लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन बोलते बोलते वो जितनी गहरी बात कह जाते हैं कि अब दूल्हा बनने का समय आ गया, वो अभी समय गया नहीं है। तो ये जो यहां लोग खोज रहे थे कि साहब वो घोड़ी तो तैयार है लेकिन दूल्हा कौन होगा, लालू प्रसाद यादव ने बता दिया कि दूल्हा कौन होगा। अब अगर इस बारात में शामिल होना चाहें तो सुशील मोदी भी हो जाएं, जेपी नड्डा भी हो जाएं, नितिन गडकरी भी हो जाएं, क्योंकि राहुल गांधी तो वो हैं जो जिन्होंने तो अपनी दुकान खोल रखी है मोहब्बत की। अब वो बात अलग है कि उस मोहब्बत की दुकान में अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं दिख रहा है, वो वहां जो ढूंढना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, और वो मिलेगा भी नहीं इस तरह से। वहां तो जो कबीर की जो भाषा है ना, जो संतों ने कहा कि आपको मन भी साफ करना पड़ेगा अगर आपको उसको पाना है तो। अब केजरीवाल साहब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी ने दो टूक कह भी दिया है। तो मौसम तो राजीव जी इस तरह का है, और यही मौसम केमिस्ट्री भी बना रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि 18 और 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी वो पसीना यहां से निकलता है, वो दिखता है, और ये दिखेगा मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, कर्नाटक में तो दिख ही चुका है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो है ही सामने, और तेलंगाना में भी परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस आमने सामने है, वहां बीजेपी कहीं है भी नहीं। तो बहुत खराब परिस्थिति अभी नजर आ रही है। आने वाले समय में बीजेपी की ये तय मानिए। आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास, ये बदलते हुए मौसम में क्या कुछ आप देख रहे हैं? अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और रोज़ हम लेट करते हैं, लेकिन चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की इजाज़त के साथ आपसे चाहता हूं कि क्या आप देख रहे हैं इस बदलते मौसम में? हाँ बिल्कुल, असल मौसम भी बदल रहा है और राजनीति का मौसम भी बदल रहा है। ममता बनर्जी जी ने जो भी बात कही वो म्युनिसिपल इलेक्शंस के बारे में बात कही। दरअसल विपक्षी एकता में बहुत से पेच भी हैं, बहुत इतना आसान भी नहीं है। सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, सबके अपने अपने वोट बैंक हैं, सबके अपने अपने लोग हैं। तो इन सबके बीच में निकल के एक रास्ता निकालना है, और ये रास्ता निकलेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जो विपक्षी नेताओं की बैठक अभी 23 जून को हुई थी, और जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो हम लोगों ने चैनल पर, आपके चैनल पर, अन्य चैनलों पर देखा, उससे साफ साफ भी जाहिर है कि सारे विपक्षी नेता इस एक बात पर सहमत हैं कि जो बड़ा खतरा है, ऐसा बड़ा खतरा है जो संविधान को बिल्कुल नष्ट कर देने वाला खतरा है, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देने वाला खतरा है, एक ऐसा खतरा है जो देश के संघवाद को खत्म कर, संघवाद यूनियनिज्म को खत्म कर देने वाला खतरा है। इस खतरे को देखते हुए अब एकजुट होना बहुत जरूरी है। सीताराम येचुरी जी का एक इंटरव्यू में किसी चैनल पर देख रहा था, मुझे चैनल याद नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा
कि अब प्रशांत टंडन ने जो 450 सीट कही है, उन्होंने 350 कही है कि 350 सीट पर भी हम लड़ जाएंगे तो परिणाम आ जाएंगे, लेकिन ये 350 की न्यूनतम है, ये आगे भी बढ़ेगी। इसका असर भी दिखने लगा है। तेलंगाना जैसे एंटी इनकम्बेंसी अगर अन्य जगहों पर देश में है तो यही एंटी इनकम्बेंसी तेलंगाना में भी है, वहां पर भी असर पड़ रहा है, वहां पर भी महत्वपूर्ण लोग इधर आ रहे हैं। तो मैं इसे महसूस करता हूं कि लंबे समय से आप देखिए कांग्रेस के पक्ष में लोग खड़े हो रहे थे, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना माइंड प्रदूषित कर रखा था कि उन्हें लगता था कि यहाँ पर राहुल गांधी कोई गंभीर नेता नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा सकुशल और संपन्न हुई और राहुल गांधी का एक नया व्यक्तित्व आया, लोग उनके पीछे जोड़ने लगे। तो बिल्कुल मौसम बदल रहा है और बेहतर और अच्छा मौसम आएगा। और गोदी मीडिया की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि भाजपा अगर सत्ता के बाहर हो जाती है तो बाहर हो ही गई है, वो विपक्ष में बैठे चाहे कहीं बैठे वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन गोदी मीडिया का क्या हाल होगा, इनके जो प्रबंधक हैं, इनके जो बॉसेज हैं, उनका क्या हाल होगा, ये उस हाल से बेहद दुखी। तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये बुद्ध का मार है। बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त करने के पहले उन्हें मार ने उनको बहुत कष्ट दिया, उनका ध्यान भटकाया। ये सब चीजें गोदी मीडिया बुद्ध का मार है, इससे बिल्कुल दूरी बरतते हुए इस पर लोगों को अपने मिशन में लगना चाहिए। और मौसम बदल रहा है और विपक्षी एकता मुझे लगता है बिल्कुल सफल होगी और 2024 परिवर्तन का साल होगा। जी, 2024 परिवर्तन का साल होगा। बहुत सारी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों तक भी पहुंचाई जाती हैं और उन सब के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में भी दिखाई और सुनाई पड़ती हैं। तो उन तमाम साथियों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि ज़रा इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले और ख़ासकर जो नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में या और तमाम ऐसे तथ्यों के बारे में, मणिपुर के बारे में कुछ लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं, उनसे ज़रूर मेरी गुजारिश है कि लिखने से पहले ज़रा एक नहीं 4-4 बार चेक कर लीजिए। हम लोग चूँकि पत्रकार हैं और मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स भी पैरेलली इस प्रोग्राम का हिस्सा होता है, इसलिए भी आप लोग तथ्यों को अगर यहाँ पर अगर परख करके नहीं रखेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। मेरे कई साथी कहते हैं कि ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता हूँ। एक आध लोगों को मैंने ब्लॉक किया, एक TS वाजपेयी साहब को मैंने कल ब्लॉक किया था, परसों, इसलिए किया था क्योंकि वो अनाप शनाप नेहरू जी के बारे में लिखने लगे थे और किसी के बारे में, मैं इनफैक्ट मोदी जी के बारे में भी अनाप शनाप अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि हर इंसान है और उसका अपना कैरेक्टर कुछ भी रहे, लेकिन बात जब आती है किसी के कैरेक्टर के ऊपर, किसी के और पर्सनल लाइफ के ऊपर, तो वो शोभा नहीं देती वैसी बातें। तो इसलिए थोड़ा सा उन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं और हम लोगों को मर्यादा में रहना और मर्यादा के साथ शब्दों का इस्तेमाल करना ये सिखाया जाता है और उसी राह पे हम चलते हैं। तो ये गुजारिश आप लोगों से है, क्योंकि आप बिना उसके, जैसे मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर को लेकर के कि कांग्रेस ने ऐसा किया, नेहरू ने इतनी ज़मीन दी, इसने वो किया, वो सब आप तथ्यों के आधार पे ले आइए। मैं मानने के लिए, हमारी पूरी टीम जो है, हमारे पैनलिस्ट साथी, वो सब मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, मान लेंगे आपकी बात, नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन झूठ मत परोसिए यहाँ पे, ये गुजारिश है। आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए जल्दी से फटाफट डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, और आपसे ज़रा जो कुछ चल रहा है इसमें अब क्या लगता है कि यहां से एक दूसरी परिस्थिति देश में, सियासी परिस्थिति निर्मित हो गई है, जहां आगे बढ़ना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। चाहे जो भी कह लें, प्रधानमंत्री अभी तक उनका करिश्मा चले, वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रहें, वो कुछ भी रहें, लेकिन यहां से प्रधानमंत्री भी अब उन सीढ़ियों को चढ़ने में हांफने लग रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों से मतलब सामान्य सीढ़ी नहीं, मैं सियासी सीढ़ी की बात कर रहा हूं, जहां हांफते हुए नजर आए थे, भागते हुए नजर आए थे। कर्नाटक में आंखों देखी हम आप लोगों के बीच पहुंचा चुके हैं। दीपक राजीव जी, जी राजीव जी, आप, हम सब लोग और बहुत सारे लोग जो है एक तरह से पूर्वानुमान लगा रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि 2024 का जो साल है वो परिवर्तन का साल हो सकता है। चाहे 1-to-1 फाइट जो है उसके केंद्र में है कि चाहे वो 350 सीटें हो या 450 सीटें हैं, जितनी भी सीटें हो, जितने में सारे के सारे लोग सहमत हो जाएं। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि केवल ये सत्ता का परिवर्तन का साल नहीं रहेगा, जो हमारी संपूर्ण भारतीय राजनीति है उसका भी चेहरा बदल सकता है और शायद बदलेगा। नंबर 1,
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो संकीर्णता से ऊपर आएंगी, क्योंकि वो ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जो ताकत मिली है, या मोदी जो निरंकुश हुए हैं, उन्होंने सारी सत्ता जो अपने हाथ में ली है, जो हमारे पूरी जो फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है, संघवाद का सिद्धांत है, उसको जो खत्म किया है, विरोधी दलों की जहां जहां सरकारें थी उनको तोड़ा है, उनके विधायकों को खरीदा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ये सारे के सारे जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अपने आप को बहुत संकीर्ण कर लिया था, और उनके जो नेता हैं उन्होंने कोई नया नेतृत्व विकसित ही नहीं किया। आप जितने भी देख लीजिए, जितने भी क्षेत्रीय दल देख लीजिए, ज्यादातर में सेकेंड लाइन है ही नहीं नेतृत्व की। जहां पर जो टॉप पे बैठा है वो कई सालों से बैठा हुआ है और शायद वो अनंत काल तक बैठे रहना चाहता है। तो अब जो है एक व्यापक दृष्टिकोण जो है 2024 का चुनाव इन सब क्षेत्रीय दलों को देने जा रहा है। दूसरा, जो खुद भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत ही खराब स्थिति में आ जाएगी, इसलिए क्योंकि अब सारी की सारी जो लड़ाई है वो मोदी के खिलाफ है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति के रूप में अगर कहा जाए तो मोदी जो है वो इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो कर ही रहे हैं, वो एक खराब प्रशासन का भी वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब लोग जो है जिस समय 2024 का चुनाव आएगा, इनके जितने बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो आप देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की किसी विचारधारा, आरएसएस की कोई विचारधारा, हिंदुत्व, इन सब से वो पल्ला झाड़ लेंगे और मोदी जी को वो अकेला छोड़ देंगे। और सारे के सारे जो एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने चुनाव लड़ेंगे वो खाली अपनी अपनी सीटें बचाने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर जो सांसद हैं या जो भी चुनाव उम्मीदवार रहेंगे वो बिल्कुल वैसे ही लड़ेंगे जैसे किसी पार्षद का चुनाव होता है, वो व्यक्तिगत चेहरे पर लड़ा जाएगा। वो कहेंगे भाई देखिए ठीक है, पिछले 10 सालों में बहुत सारी तकलीफें हमारी पार्टी ने आपको दी, लेकिन मैं इन सबसे दूर रहा, मेरा मोदी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपके बीच जनता के कामों को लेके करने जा रहा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा हिंदुत्व से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो राजनीति जो है दोनों तरफ बदलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, जिसको हम देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजर की पुरानी अभी हाल ही की स्टोरी में कि उन्होंने ये कह दिया है कि मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के आधार पर अगला चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 के पहले अपने आप को काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी। और इसका सबसे अच्छा पक्ष यह है कि क्षेत्रीय दल जो है वो संकीर्णता से बाहर आएंगे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भी दूर आएंगे, जो अभी तक सबसे बड़ी अड़चन थी और मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत थी। इसलिए मोदी के सामने सबसे बड़ा खतरा है। और जो आप लिख रहे हैं कि कमजोर पड़ रही बीजेपी चुनावी पैतरे, सही बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई पैतरा रह ही नहीं गया है, अब उसको केवल अपनी सत्ता बचानी है, यही एकमात्र है। अब आप सोचिए कि क्या पैतरा रह गया है, क्या वो हिंदुत्व के मामले पे लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो हिंदुत्व के मामला जो है, ये जो कार्ड है बहुत ज्यादा चल सकेगा, क्योंकि 1 to 1 अगर फाइट होती है, जो अरुण शौरी आज से 7-8 साल पहले एक भाषण में कह चुके हैं, जिसको मैंने 2-3 बार कोट भी किया है, उन्होंने कहा था कि जब तक 1 to 1 फाइट नहीं होगी मोदी को हराना मुश्किल है। और अब लगता है कि हमारा जो संपूर्ण विपक्ष है, एकत्रित जो विपक्ष है, समग्र विपक्ष है, वो उस दिशा में बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और 2024 का जो परिवर्तन होगा वो इसी आधार पर होने जा रहा है राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। जी, 1 to 1 फाइट, क्या आप लोगों को भी लगता है? मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ कि 1 to 1 फाइट, क्या मोदी जी जो हैं वो अजेय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता? और 1 to 1 फाइट अच्छी बात है, लेकिन हम सब लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश में और जैसे हालात हैं, और इसकी चिंता बाहर भी हो रही है, भले यहाँ दबाने की, छुपाने की, मीडिया के ज़रिए उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही हो, लेकिन जब जनता बिना 1 to 1 के कर्नाटक में हरा सकती है, जब जनता बिना 1 to 1 के हिमाचल प्रदेश में हरा सकती है, राजस्थान में हरा सकती है, छत्तीसगढ़ में हरा सकती है, मध्य प्रदेश में हरा सकती है, तो देश में क्यों नहीं हरा सकती है? हालांकि 1 to 1 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए और उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जीत ही आने वाली है, हार नहीं, असंभव है। मोदी जी का करिश्मा, आरएसएस कह रहा है कि अब डाउन हो रहा है,
और हम तो देख रहे हैं। आरएसएस से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ में थे, हम लोगों ने देखा कि मोदी जी की रैली के लिए जो लोग आए थे वो क्या कह रहे थे। नारे लगवा लीजिए खूब, लेकिन रैली में आए हुए लोग जो अभी तक वोट देते थे वो कह रहे थे कि इस बार हम वोट नहीं देंगे। क्या ऐसे लोग 2024 में नहीं होंगे? तो सवाल बहुत हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका। प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपकी बातों से असहमत नहीं हूं, पूरी 100% सहमति है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोड़ रहा था मैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, विजय शंकर सिंह जी, और हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी सीधे इंदौर से। बहुत शानदार टिप्पणी उनकी भी, और वहाँ की जो रिपोर्ट की मोदी जी आखिर बार बार क्यों रोड शो करने से मना कर दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखते हैं कब रोड शो करेंगे, उसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और हमारे तमाम साथी आप लोग जो बने हुए हैं। अभी बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले कमेंट बॉक्स का, अब उधर ही आ रहा हूं, और लगातार आप जानते हैं कि कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज एक हमारे साथी ने बहुत शानदार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की